जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी बीपीएसआई के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि हम लोग मंडे से अपने बिहार एसएससी और बीपीएसआई एग्जाम के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आज है आपका मंडे और आज से हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट का श्रीगणेश कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज का ये सेशन आपका पहला क्लास होगा, जहां पे हम लोग मंडे से सैटरडे पर डे सर 20 साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो आपके आगामी बिहार एसएससी और साथ ही साथ जो बिहार एसआई एग्जाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ सॉल्यूशन सहित आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। ऑप्शन है काइटिन, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है लिग्निन और चौथा ऑप्शन है पेक्टिन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो कवक होते हैं यानी कि जो फंगी होती है, इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं कवक के कोशिका भित्ति की, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और साथ ही मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करेंगे कि सर सेलुलोज की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पादप कोशिका भित्ति होता है यानी कि जो पादप सेल वॉल होता है, पादप सेल वॉल, उसकी जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है? आप सभी ध्यान में रखना, सेलुलोज का होता है। तो कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है सर? सेलुलोज की बनी होती है। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो लिग्निन है, ये जो लिग्निन है ये कहां पाया जाता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये लिग्निन दृढ़ उत्तक में पाया जाता है। लिग्निन कहां पाया जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, दृढ़ उत्तक में पाया जाता है। या आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किसके चलते दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मजबूत होती है या फिर फूली हुई होती है। तो आप सभी कहेंगे कि सर दृढ़ उत्तक की जो कोशिकाएं मोटी होती है या दृढ़ उत्तक जो फुला हुआ रहता है वो किसके उपस्थिति के चलते? लिग्निन की उपस्थिति के चलते। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग एस्केलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेनकाइमा कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे जो पेक्टिन है, ये पेक्टिन कहाँ मौजूद होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पेक्टिन और सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज ये दोनों की जो मतलब कंपोजिशन होती है उससे आपका क्या बना होता है? तो सर जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं, जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। तो जो कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सीधे सीधे प्लांट सेल वॉल की बात करी जाएगी तो आप सेलुलोज का नाम लेंगे, और अगर कवक की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर इसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कवक की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कवक जो है वो 5 वर्गीकरण में एक वर्गीकरण ही है। क्या है 5 वर्गीकरण? तो आप सबों को मालूम है कि बायो में जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं सर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, फिर आपका प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो मेरे मित्र, इसी में से एक ग्रुप आपका क्या है सर? फंगी का है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो फंगी होते हैं, ये जो फंगी होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में भी आते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में भी आते हैं। और सूक्ष्म जीव हमारे लिए सर शत्रु भी होते हैं और साथ ही साथ मित्र भी होते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि ये कवक कई सारे रोगों का भी कारण बनता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी गंजापन हो या फिर दाद खाज हो, ये किसके वजह से होता है? तो आप कहते हैं कवक के वजह से होता है, यानी कि फंगी की वजह से होता है। आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब कवक और
कवक और अलगी एक साथ मिल जाते हैं, जब कवक और अलगी एक साथ मिल जाते हैं तो इसके रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि लाइकेन का उपयोग हम लोग वायु प्रदूषण सूचक के रूप में भी करते हैं। लाइकेन का उपयोग हम लोग वायु प्रदूषण सूचक के रूप में भी करते हैं। और ये बेसिकली SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है? तो सर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी क्षेत्र में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस एरिया में अगर लाइकेन मिल रहा है तो लाइकेन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो आप सभी ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कवक और अलगी का जो रिलेशनशिप होता है, जिसको हम लोग साइम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, तो कवक और अलगी दोनों को साथ में लाइकेन बोला जाता है। और लाइकेन क्या होता है सर? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। यह भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हो जाता है और इसका खास ख्याल आप सभी रखेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एफ्ला विष का उत्पादन होता है जीवाणु द्वारा, शैवाल द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एफ्ला विष का उत्पादन कवक के द्वारा होता है, यानी कि फंजाई के द्वारा होता है। और मेरे मित्र अगर बात की जाएगी कि जीवाणु, शैवाल, विषाणु ये सब क्या है? मेरे मित्र ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में ही आते हैं और मैंने कई बार आपको बताया है। स्पेशली आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम जीवाणु की बात करें तो सर जीवाणु के अंतर्गत ही साइनोबैक्टीरिया भी आ जाता है। या फिर हम लोग क्या कहते हैं सर कि जब हम लोग साइनोबैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया या फिर हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये सब के सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं? तो सर जो जीवों का वर्गीकरण मोनेरा है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि मोनेरा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी मोनेरा कह रहे हैं, जीवाणु जो है वो किसके अंतर्गत आता है? आप कहेंगे मोनेरा के अंतर्गत आता है। और ना सिर्फ इसके अंदर सर जीवाणु आते हैं बल्कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सभी आते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में ये भी रखेंगे कि जीवाणु, विषाणु और कवक ये सभी क्या होते हैं सर? रोग का कारण बनते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। मेरे मित्र विषाणु से होने वाले रोग विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। और अगर आपसे कोई रेंडमली पूछ दे ये बताओ कि विषाणु जनित एक रोग कौन सा है, तो आप सबों का जवाब क्या होगा? मेरे मित्र नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पार्विक अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है श्वसन प्रक्रिया की। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप सबों के बॉडी में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो क्या है? तो सर वो ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या होता है सर? पच जाता है। और जो पचा हुआ भोजन ग्लूकोज होता है वो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के क्या करती है सर? ऊर्जा का निष्कासन करती है। और उसी ऊर्जा का यूटिलाइजेशन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कार्यों को करने के लिए करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखना कि श्वसन की जो प्रक्रिया है इसमें 2 प्रकार में, एक हमारा क्या होगा? वायवीय श्वसन होगा और एक हमारा क्या होगा? अवायवीय श्वसन होगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगी, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये O2 के अब्सेंस में होती है। क्या होती है सर? O2 के अब्सेंस में होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या फिर क्या होता है? तो सर अगर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ईस्ट में हो रही है तो अल्कोहल का निर्माण होगा। और अगर हमारे शरीर के मांसपेशी या अन्य कोशिका में हो रही है अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और वायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है? तो सर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निष्कासन होता है। आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां पे होती है? तो सर कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और मेरे मित्र ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो आपका श्वसन की प्रक्रिया होती है
ये कहां पे होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहीं पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? तो सर क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है और साथ ही साथ आप सभी कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखने को मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पचा हुआ ग्लूकोज होता है वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निष्कासन करता है। अगर हम लोग इसी चीज को एक फिगर के माध्यम से क्या करें सर, समझने की कोशिश करें, तो आप सबों को थोड़ा सा इस फिगर पे ध्यान देना होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि यहां पे ये हमारा सेल है यानी कि कोशिका है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है सर? कोशिका है और ये हमारा फूड है और ये ऑक्सीजन है। ये दोनों क्या हो रहा है सर? इस कोशिका के अंदर जा रहा है, इस कोशिका के अंदर जा रहा है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही ये कोशिका के अंदर फूड और ऑक्सीजन जाएगा तो जो पहला प्रोसेस होगा वो पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का होगा। इस दौरान जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड में टूटेगा। ग्लूकोज हमारा किस में टूटता है सर? पायरुविक एसिड में टूटता है यानी कि पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। और मेरे मित्र यही पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में यही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो सर एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्रदान करती है। और मेरे मित्र यहां पे जो आप देख रहे हैं इसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है या फिर इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और पूरे प्रक्रम के बाद आपको क्या मिलता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हमें एटीपी मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां पे होगा? आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। और कब होगा? तो सर ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का जो कार्य है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कार्य है वो कब देखने को मिलेगा? तो सर वायवीय श्वसन के दौरान। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जबकि जो अवायवीय श्वसन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ये कहां पे होगी? तो सर कोशिका के कोशिका द्रव में होगी। मेरे मित्र क्रेब चक्र या साइट्रिक एसिड साइकिल आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलेगी, ग्लाइकोलाइसिस आप कहेंगे कोशिका द्रव में देखने को मिलेगी। और मेरे मित्र यहां पे जो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहा जा रहा है ये भी क्या होते हैं? तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। इस चीज को भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। तो जब भी सवाल करा जाएगा कि ग्लूकोज के एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल में टूटते हैं, कहां पे? तो आप सभी कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहां पे होता है? तो आप कहेंगे सर कोशिका द्रव में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणु क्या होते हैं? पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियम का, दूसरा है लेंज के नियम का, तीसरा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का और चौथा है आपका स्थिर चुंबकत्व के गॉस के नियम का। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेट कर रहा है? आप कहेंगे सर प्रेरण से रिलेट कर रहा है। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो आप सभी किसका नाम लेते हैं? माइकल फैराडे का नाम लेते हैं। यहां पे जो आपका स्टेटमेंट है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन किसका है? आप कहेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। किसका है सर? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। मेरे मित्र ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि अगर किसी बंद लूप के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? बहुत तेजी से अंदर बाहर करते हैं या फिर बहुत तेजी से इस बंद लूप के अंदर उसको घुमाते हैं, तो क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा के रूप में देखते हैं। और ये जो नियम है या ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसकी खोज किसने करा? आप सभी याद रखेंगे फैराडे ने करा। किसने करा सर? फैराडे ने करा।
मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये स्थिर विद्युत के गॉस का नियम क्या है। तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि स्थिर विद्युत के गॉस के नियम की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गॉस रूल की बात करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस रूल में यह कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी। तो सर जो नेट चार्ज है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसके डिवाइड या कह सकते हो उसके अनुपात के बराबर होगी। मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका सिंबल है ये किसको बता रहा है। आप सभी ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है। और ये जो Q है ये किसको बता रहा है? तो सर जी नेट चार्ज को बता रहा है। किसको बता रहा है? नेट चार्ज को बता रहा है। और ये जो इप्सिलॉन नॉट है ये किसको बता रहा है? तो सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को बता रहा है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को बता रहा है। और मेरे मित्र यही क्या है? तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गॉस का नियम है। साथ ही मेरे मित्र अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि कौन सा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर क्या है? आप सभी ध्यान में रखना, आधारित है। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये स्थिर चुंबकत्व के गॉस के नियम क्या है। तो मेरे मित्र ये जो स्थिर चुंबकत्व के लिए यानी कि आप कह सकते हो स्टेबल मैग्नेटिज्म के लिए गॉस साहब ने क्या रूल दिया था। तो गॉस साहब ने बताया कि किसी सर्कुलर चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। या फिर मेरे मित्र आप इसको ऐसे कह सकते हो कि किसी बंद सतह में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। तो ये चीज क्या थे? तो सर स्थिर चुंबकत्व के गॉस के नियम थे। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो एक समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो R1 इक्वल टू R2 होगा, R2 इक्वल टू 2R1 होगा और R2 इक्वल टू R1 होगा, R1 इक्वल टू 2R2 होगा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे कहा जा रहा है कि यदि R1 एवं R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं, यानी कि दो लैंप है और उसका जो फिलामेंट है उसका प्रतिरोध कितना है सर? तो R1 और R2 माना जा रहा है। और इसकी शक्ति कितनी है? तो सर एक का 400 वाट और दूसरे का 200 वाट, यानी कि एक 400 वाट और दूसरे 200 वाट का लैंप है जिसका फिलामेंट R1 और R2 है। आपसे यह कहा जा रहा है कि जब ये एक समान वोल्टता पर कार्य करता है तो सर इसके लिए जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे निकलेगा? आसानी से निकलेगा। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि मेरे मित्र विद्युत शक्ति के लिए एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बटा R। क्या होता है फॉर्मूला? P इक्वल टू V स्क्वायर बटा R। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि P जो है यानी कि पावर जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल होती है। और ध्यान में रखेंगे कि यहां पे P इक्वल टू V स्क्वायर बटा R है, इसका मतलब ही होता है कि समान वोल्टता पे अगर दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और किसी प्रतिरोध का मान कम हो तो उसकी शक्ति क्या होगी? अधिक होगी, और किसी प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो उसकी शक्ति कम होगी। मेरे मित्र इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर वोल्टेज को नियत रखा जाए तो पावर जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। बिल्कुल मेरे मित्र, पावर अगर प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी तो आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी R का मान घटेगा तो P का मान बढ़ेगा और R का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा R तो हम ये नहीं कह सकते क्या मेरे मित्र? हम ये नहीं कह सकते क्या कि सर P1 बटा P2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे R2 बटा R1 के बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र यहां पे P1 आपका कितना है? आप कहेंगे गुरुजी P1 हमारा 400 वाट और हमारा P2 कितना है? आप कहिएगा 200 वाट। तो मेरे मित्र यहां पे हम क्या करते हैं? P1 के जगह 400 रखते हैं, P2 के जगह 200 रखते हैं और
R2/R1 यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, 2 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, और मेरे मित्र क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। R2 इक्वल टू 2R1। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप सभी अपने माइंड में जरूर याद रखना। बहरहाल अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। मेरे मित्र ऑप्शन है गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःदाबी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा कि ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। भाई मेरे डीएनए का फुल फॉर्म आप कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब मेरे मित्र यहां पे आप सबों को मालूम है कि अगर हम किसी कोशिका के संरचना की बात करते हैं तो कोशिका के बीच में क्या होता है, तो सर एक गोल जैसी संरचना पाई जाती है, और इसी गोल जैसी संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कहते हैं गुरुजी केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कहते हो कि गुरुजी कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। और साथ ही मेरे मित्र ये जो बाहरी झिल्ली होती है ये डबल लेयर में होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हो गुरुजी इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि इस कोशिका द्रव में बहुत सी छोटी छोटी झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, और कोशिकांग के रूप में एग्जाम्पल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, इन सभी का देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका का वह भाग है जो कोशिका के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और मेरे मित्र आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि केंद्रक में क्या होते हैं, तो सर केंद्रक में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो कि एक धागे जैसी संरचना होती है, और ये इस पर पूरी तरह से लपटी हुई रहती है, आप कह सकते हो फैली हुई रहती है। ये धागे जैसी संरचना जब कोशिका विभाजन के दौरान क्या होती है, कोशिकाएं विभाजित होती है, ये टूट फूट करके क्या करती है, एक छोटी छोटी और मोटी संरचना बना लेती है जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। और उसी गुणसूत्र में क्या मौजूद होता है गुरुजी? डीएनए मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर जो न्यूक्लियस होते हैं यानी कि जो कोशिका के केंद्रक होते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है। तो आपको तो ये चीज क्लियर है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन आप सबों को यह चीज ध्यान में रखना होगा कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में जो कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है उस झिल्ली युक्त संरचनाओं में से एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, और दूसरा आपका प्लास्टिड होता है जो कि आपका लवक कहलाता है। इस दोनों में क्या होते हैं? तो सर इस दोनों में डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यानी कि पूरे कोशिकांग में ये 2 कोशिकांग वैसे कोशिकांग हैं जिसका अपना डीएनए होता है और साथ ही साथ अपना राइबोसोम होता है। जरूरत पड़ने पर ये अपने प्रोटीन का संश्लेषण खुद कर लेते हैं। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो माइटोकॉन्ड्रिया दिले है। बिल्कुल मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया हुआ रहता, ऑप्शन में प्लास्टिड दिया हुआ रहता, तो आप कहते कि गुरुजी प्लास्टिड हमारा सही आंसर होता। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करते हैं तो दोनों में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि जितने कोशिकांग आपके बॉडी के सेल में है उतने ही कोशिकांग प्लांट के बॉडी के सेल में भी हो। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि प्लांट सेल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। और मेरे मित्र आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। यानी कि जो प्लास्टिड है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में मिलेगी, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में पाए जाते हैं। और आप सभी आज से यह भी ध्यान में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो सर अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। बाद बाकी आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी गोल्जी काय,
इसको हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज किसने करा? आप कहेंगे सर कैमिलो गोल्जी ने करा। अच्छा, राइबोसोम की बात करेंगे, आप कहेंगे सर ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और मेरे मित्र, ये जो अंतःद्रवी जालिका की बात की जा रही है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। फुल फॉर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है? तो सर लिपिड का स्राव करता है। और साथ ही दूसरा होता है RER, जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरा अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। और यही RER प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। एक्चुअली में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम मौजूद होते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रफ। क्यों? क्योंकि सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे जो राइबोसोम मौजूद होते हैं वो इसके सतह को खुरदरा बना देता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। बाद बाकी ये जो अंतःद्रवी जालिका है, इसका संयुक्त रूप से कोशिका के अंदर काम क्या होता है? तो कोशिका के सभी भागों में प्रोटीन को भेजना। मतलब आप कह सकते हो कि ये जस्ट लाइक अ पाइप जैसी संरचना होती है, जो कोशिका के प्रत्येक भागों में क्या करती है सर? प्रोटीन को संचारित करती है। इवन कोशिका तरफ से केंद्रक में भी क्या करती है सर? प्रोटीन का संचारण करती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका के अंदर कोशिका भी इसको बोलते हैं, इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। ये सभी चीजें तो क्लियर ही है। बहरहाल अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी देख रहे होंगे कि ये आपका धातु का एक टुकड़ा है और इस धातु के टुकड़े पर क्या किया जा रहा है? तो सर लाइट रे को फॉल करवाया जा रहा है। लाइट रे को फॉल करवाया जा रहा है। बदले में क्या हो रहा है? सर जी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए नियम किसने बनाए थे? तो सर आइंस्टीन ने बनाए थे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को बनाने के लिए ही या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को समझाने के लिए ही, आप समझाने के चलते ही आइंस्टीन को क्या मिला था? तो सर नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपके कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? तो आप सभी कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में, शाकाहारियों में, सर्वाहारियों में, कीटभक्षियों में। क्या कहेंगे कि गुरुजी आहार नाल जो है वो सामान्यतः शाकाहारियों में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो शाकाहारी होते हैं वो प्लांट ईटर एनिमल होते हैं और जो कोई भी प्लांट ईटर एनिमल होगा वो अपने भोजन के साथ कहीं ना कहीं सेलुलोज को खा रहा होगा। मेरे मित्र, सेलुलोज का पाचन जो है वो तुरंत नहीं होता है, इसके पचाने के लिए सर लंबा समय लगता है और साथ ही साथ इसमें जो आंत की लंबाई होती है सर वो भी लंबी लगती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो सामान्यतः किसका बड़ा होता है? सर शाकाहारियों का। किसके लिए? तो सर सेलुलोज के पाचन के लिए। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो आहार नाल की बात की गई है ये किसका हिस्सा है? तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों का जो पाचन तंत्र है चला, हम लोग का जो पाचन तंत्र है ये दो मुख्य भाग में बटे हैं। एक है आपका आहार नाल और दूसरा है आपका सहसंबंध पाचक ग्रंथि। चला जी, इसी को एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाता है, सहसंबंध पाचक ग्रंथि। ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी में पाचन से संबंधित जो भी ग्रंथि हैं वे सभी सहसंबंध पाचक ग्रंथि कहलाते हैं। जैसे कि चला जी लार ग्रंथि की बात कर लें, यकृत की बात कर लें, अग्नाशय की बात कर लें, ये सब के सब क्या है? हमारा सहसंबंध पाचक ग्रंथि हैं। क्यों? क्योंकि ये पाचन में सहायक होते हैं और इसके द्वारा जो एंजाइम निकलता है वो भोजन के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। और आहार नाल की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जो मुख गुहा है
या फिर जो ग्रसनी है, सिंपली आहार नाल मुख से लेकर के एनस तक फैला हुआ रहता है। और अगर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो जो मुख गुहा है, ग्रसनी है, और साथ ही जो अमाशय है, फिर आपका जो छोटी आंत है, और साथ ही जो बड़ी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और साथ ही जो गुदा है, इसको क्या बोला जाता है सर? एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। मेरे मित्र यहां पे आपसे क्वेश्चन करा गया है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, तो आपने कह दिया शाकाहारियों का। अगर आपसे सवाल यह करा जाता कि सामान्यतः छोटी आंत लंबी होती है या बड़ा होता है, किसका? तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं शाकाहारियों की छोटी आंत जो होती है वो मांसाहारियों का अपेक्षा बड़ी होती है। ऐसे तो सर बड़ी आंत, अगर हम लोग बात करते हैं लंबी आंत कौन सी होती है, तो हम लोग कहते हैं सर छोटी आंत, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसकी छोटी आंत ज्यादा बड़ी होती है, तो आप फिर से कहेंगे सर शाकाहारियों की छोटी आंत ज्यादा बड़ी होती है, या फिर इसकी आहार नाल क्या होती है सर? बड़ी होती है। बाद बाकी शाकाहारी मांसाहारी किसको बोलते हैं आप सभी को मालूम होगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक एएमयू परमाणुिक द्रव्यमान समतुल्य है। ध्यान में रखेंगे, एएमयू इसी का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब ये क्या है आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन 12 परमाणु का जो 12वां हिस्सा होता है, कार्बन 12 परमाणु का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है सर? एक एएमयू यानी कि 1 एटॉमिक मास कहलाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सर एक यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट भी बोलते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक एएमयू कितना के बराबर होता है? तो एक एएमयू जो है, एक एएमयू 1.66 या 67 ले सकते हैं, 67 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। 1 एएमयू कितना के बराबर? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। और मेरे मित्र अगर हम केजी में बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि ये ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 0 ऊपर चल जाएगा, ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी हो जाएगा। याद रख लीजिए केजी में भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। और मेरे मित्र ये जो 1 एएमयू है ये एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होती है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? तो सर ग्राम में इतना और केजी में इतना होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन में 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम है, दूसरा ऑप्शन में 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम है, तीसरा में 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -31, और चौथा में 34। आप कहेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग जो परमाणु द्रव्यमान सर कहते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 होता है, तो एक्चुअली वो 23 एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी तरह से अगर हम कार्बन के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 12 होता है, तो 12 यूनिट लिखते हैं, और एक यूनिट कितना के बराबर होता है सर? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या सर केजी में कहेंगे तो 10 टू द पावर -27 लगा देंगे। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? निर्जलीकरण मतलब इसको क्या कहा जा रहा है सर यहाँ पे? तो सर निर्जलीकरण को ही हम लोग इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक्चुअली डिहाइड्रेशन के प्रक्रिया में शरीर में पानी कम हो जाती है, और पानी में क्या होता है सर? खनिज लवण मौजूद होते हैं, और बेसिकली हमारे बॉडी में हम लोग किसकी बात करते हैं? सोडियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे जो निर्जलीकरण में वस्तुतः कम हो जाता है, तो हम सभी कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, अपवर्तन। आप क्या कहेंगे सर? पीछे के सेशन में ही बताया है आपने कि प्रकाशिक तंत्र हो, हमारा ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित हो, प्रकाशिक तंतु हो, या कोई अन्य प्रकाशिक तंत्र हो जैसे कि इंडोस्कोपी वगैरह के लिए जो डिवाइस आती है, ये सब के सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परावर्तन आप सभी को मालूम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव आप सभी ने देखा कि अगर किसी मेटल पे सर लाइट फॉल करेगा तो क्या होगा? तो सर लाइट की आवृत्ति अगर सही है
तो सर उस मेटल के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना शुरू हो जाएगा, जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कुछ मुड़ जाती है, और प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? ऑप्शन है 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। फॉर्मूला होता है CaC2। क्या होता है सर? CaC2। ध्यान में रखेंगे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये जो सिंगल बॉन्ड होगा ये क्या कहलाता है सर? सिग्मा कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखना, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक आपका सिग्मा होता है और एक क्या होता है सर? पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और मेरे मित्र अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होता है, यानी कि 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बात किसकी की जा रही है सर? कैल्शियम कार्बाइड की जा रही है। कैल्शियम में कार्बन के जो दोनों परमाणु होते हैं वो कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं और साथ ही दोनों कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, जबकि 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। आपसे सवाल क्या करा जा रहा था कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? आप कहेंगे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। किस ऑप्शन में है सर? 1 सिग्मा 1 पाई नहीं होगा, 1 सिग्मा 2 पाई बिल्कुल सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं दैट इज सल्का तथा शंकु उपस्थित होती है आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में, लेंस में। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं सल्का और शंकु की तो इसी को इंग्लिश में रोड्स एंड कोन कहते हैं। और ये रोड्स और कोन जो हैं ये ऑप्टिकल नर्व में पाए जाते हैं, जो कि किससे कनेक्ट होते हैं सर जी? रेटिना से कनेक्ट होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आंख में जो आपका लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाता है उसमें जो रोड सेल होता है ये प्रकाश, धीमी प्रकाश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये डीम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अगर हम कोन सेल की बात करते हैं चला, तो जो कोन सेल होता है ये व्हाइट लाइट के लिए क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। और साथ ही मेरे मित्र रेटिना पे क्या होता है? तो सर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे ही बनता है, और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो उल्टा होता है। लेकिन हमारे माइंड में जो ऑप्टिकल नर्व है या जो दृष्टि सेंस नर्व है वो उसको क्या करती है सर? सीधा करती है। साथ ही मेरे मित्र आपके आंख में भी क्या होते हैं सर? लेंस पाए जाते हैं। क्या होते हैं सर? लेंस पाए जाते हैं। और साथ ही मेरे मित्र अगर आइरिस और पिपुल की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये आंख के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कितना नंबर क्वेश्चन था चला? अच्छा 13, ठीक था। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? मेरे मित्र ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे सकते क्या? आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा सर? नीचे कमेंट करके जरूर एक बार बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आप सबों के बीच छोड़ के जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? क्या कहिएगा सर? न्यूमोनिया जो है ये दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। न्यूमोनिया क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये फेफड़ों का एक प्रकार का संक्रमण है, या आप कह सकते हो कि गुरुजी ये फेफड़ों का संक्रमण है। क्या है? फेफड़ों का संक्रमण है। अगर निमोनिया किसी को हो जाता है तो सर उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे टाइफाइड की, बात करेंगे पीलिया की, हैजा की, आप सभी क्या कहेंगे सर? ये सब के सब
दूषित जल के द्वारा संचारित होते हैं, जबकि दूषित जल के द्वारा संचारित कौन नहीं होगा सर? न्यूमोनिया नहीं होगा। और मैंने कई बार बताया है सर कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के चलते होता है। अगर आप सबों को याद है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के चलते होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। मेरे मित्र, आप सबों ने नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जब बात करते हो तो किसका नाम लेते हो? आप कहते हो सर राइजोबियम, जो कि फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो स्यूडोमोनास होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सर डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है? ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है घटता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर पानी जम के बर्फ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर पहले बढ़ता है फिर घटता है, इतना काहे लगी सोच रहे हो? सिंपली अगर आप पानी को जमा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और मेरे मित्र, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जाड़े के दिनों में जो पानी का पाइप होता है वो फट जाता है, या ठंडे प्रदेशों में पानी का पाइप बहुत जल्दी फट जाता है, किसकी वजह से? तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी पानी के जमने से बर्फ हो जाता है और बर्फ का आयतन बड़ा होता है, जिस वजह से पानी की पाइप पे क्या होती है? फट जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है। ऑप्शन है असमान त्वरण वाली गति का, दूसरा ऑप्शन है शून्य वेग वाली गति का, तीसरा ऑप्शन है एक समान वेग वाली गति का, चौथा ऑप्शन है एक समान त्वरण वाली गति का। मेरे मित्र, अगर आपसे यह कहा जाए कि कोई वस्तु है, इसको आप किसी ऊंचाई से नीचे गिरा दो, तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी गिर जाएगा। और फिर आपसे उल्टा कहा जाए कि कोई वस्तु है, इसको ऊपर फेंक दो, तो आप कहेंगे सर जी उड़ जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जब हम मुक्त पतन की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मुक्त रूप से गिरने में सर वस्तु का ऊपर जाना और नीचे आना दोनों शामिल होता है। और आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य नहीं कर रही होती है और वस्तु ऊपर या नीचे जा रही होती है, तो हम लोग कहते हैं वस्तु मुक्त रूप से गति कर रही है। मतलब मुक्त रूप से गति करना वैसा गति है जिसपे वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल के अलावे और कोई बल कार्य न करे। ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका क्या सेम रहेगा? आप कहेंगे सर प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से नीचे गिरेगी, और वो समान त्वरण क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है असमान त्वरण वाली गति का, आप कहेंगे नहीं। शून्य वेग वाली गति का, आप कहेंगे नहीं। एक समान वेग वाली गति का, नहीं। वेग एक समान होगा तो त्वरण तो 0 मानेंगे। एक समान त्वरण वाली गति का, आप कहेंगे बिल्कुल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे मित्र। 18, 20, 19 कहां चला गया? अच्छा कोई बात नहीं है सर, 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन देख लेंगे। बहरहाल आपसे सवाल करा जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है? ऑप्शन है बेरियम, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल रखा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग क्षारीय धातु की बात करेंगे और क्षारीय मृदा धातु की बात करेंगे तो दोनों ही वर्ग 1 और वर्ग 2 में मिलेंगे। और मेरे मित्र, ये आपका क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा वर्ग 1 है, और ये क्या है सर? ये हमारा वर्ग 2 है। अब आपसे सवाल यहां पे ये करा जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत रोधी है। आप सभी ने ये चीज जरूर याद करा होगा कि अगर हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो सर जो विद्युत धनात्मकता का प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है सर? बढ़ जाता है। क्यों? तो हम लोग कहते हैं कि सर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धातुई गुण में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है कि धातु जो है वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे
धातुओं की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। मेरे मित्र आपका ऑप्शन में बेरियम दिया हुआ है और बेरियम यहां पे है, और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि ऑप्शन में बेरिलियम दिया गया है, बेरिलियम आपका यहां पे है। ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया गया है, मैग्नीशियम आपका यहां पे है। और ऑप्शन में कैल्शियम दिया गया है, कैल्शियम आपका यहां पे है। क्या कहोगे कि सर जो हमारा क्षारीय मृदा धातु है उस कैटेगरी में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे नीचे हमारा कौन है, आप कहेंगे बेरियम। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन होगा, आप कहेंगे सर जी बेरियम हो जाएगा। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेके जाएगा। और मेरे मित्र इसी क्वेश्चन के साथ आपका आज का ये सेशन समाप्त हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रैक्टिस सेशन से आप सभी कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन जरूर सीख पाए होंगे, नए कॉन्सेप्ट को भी जरूर इख्तियार कर पाए होंगे। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।